कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयन्नुपरेतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् विलो प्रत्येकं दशकषाय संयोगात् वगैरह वगैरह बुद्धिमती तत्र लवणवर्गाः पञ्चरसाः क्वाथचूर्णादिकल्पनायां कषायशब्दवाच्याः तद्वन्दितात् रसानां कषायकारणत्वात् रसा एव पञ्च कषायशब्देन उच्यन्ते लवणस्य कषायत्वं निष्प्रयोजनम् यतो लवणरसस्य लवणद्रव्यादेः निर्यास निष्वातादिकं न संभवति न च पृथक् लवणस्य केवलस्य उपयोगः उपयोगोऽपि शरीरे नोपकारवान् इति नैरर्थक्यम् बरं हे सुरू केलं होतं ना आपण खरं म्हणजे का नव्हतं सुरू केलं आपण महाकषाय संग्रह शुक्रशोधन पर्यंत झाला कंडू विष्णन्ति स्तन्यजननाय स्तन्यशुद्धिकरः शुक्रजननः शुक्रम शुद्धेत कदम्ब निर्यासैः इसके बारे में मैं कल बात कर रहा था और मैंने ये बताया था कि तो उसके बारे में सोचेंगे। वैसे शुक्र का जो प्रजोत्पादन का कार्य है वो पूरे जिंदगी में बहुत ही कम बार ही दिखाई देता है। तो बाकी शुक्र का क्या मतलब है? और दूसरी भी एक बात मैंने छेड़ी थी कि स्त्री शुक्र, पुरुष शुक्र और आर्तव, इनके बारे में क्या कहना है। खास करके वाजीकरण द्रव्यों का जो निर्देश आया है वो सब पुरुष प्रधान संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो ये भी सवाल पैदा होता है कि स्त्रियों के लिए वाजीकरण की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, और अगर होती भी है तो द्रव्य उसमें कौन से होने चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा है कि शुक्र एज ए धातु जो विचार है सप्तधातव इस प्रकार से, उसका महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निर्माण का है। तो गर्भ का निर्माण ये एक चीज इसमें हो गई, लेकिन सभी धातुओं के पुनर्निर्माण में शुक्र का रोल है। और ये व्रण चिकित्सा के बारे में जो सुश्रुताचार्य ने बताया कि स्त्रीणाम स्मृति संस्पर्श दर्शन चलते श्रुते शुक्रे विवाहजान दोषान असंसर्गेपि अवाप्नुयात्। यहाँ शुक्र क्षय होने पर व्रण का रोपण अच्छा नहीं होता, या फिर राजयक्ष्मा की संप्राप्ति में जो अति विवाहिनो अपि क्षीणे रेतस्य अनंतरः
क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः। ये जो रेफरेंस आया है तो एक प्रतिलोम क्षय की संप्राप्ति बतलाई गई है और शुक्र क्षय होने पर पहले पूर्व धातुओं का भी क्षय होता है, ये बतलाया गया है। और वहां जो योग है शतावरी अश्वगंधा सिद्ध दूध से निकाला हुआ घी दूध और शक्कर के साथ लेना है, इस प्रकार का जो निर्देश है। ये अश्वगंधा, क्षीर, घृत ये सभी शुक्रवर्धक है इस प्रकार के। तो ये मालूम पड़ता है कि शुक्र क्षय होने के कारण धातुओं का क्षय होता है और उसमें शुक्रवर्धन करने से धातुओं की वृद्धि होती है। तो जो एक पुनर्निर्माण का कार्य शुक्र के अधीन है और वो पुनर्निर्माण शरीर के धातुओं के वजह से है, वो स्त्री और पुरुष दोनों में समान है। तो इस अंग से लेकर अपत्य संतान जनम या सद्य संप्रहर्षणम, सद्य संप्रहर्षण ये दोनों में चाहिए, पुरुष और स्त्रियों में वो कॉमन है। तो उस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल स्त्रियों के और पुरुषों के लिए दोनों के लिए लाभदायक इस प्रकार का होगा। और जहां शुक्र क्षय के कारण स्त्रियों में भी कुछ धातुओं का क्षय है इस प्रकार का, अति विवाह से हो या दूसरे किसी चीजों से हो, वहां उस प्रकार के शुक्रवर्धन द्रव्यों का, वाजीकरण द्रव्यों का इस्तेमाल होना है। रही बात बीज की, आर्तम आग्नेयम और शुक्र जो है वो सौम्य शीत इस प्रकार का है, पुरुष बीज के हिसाब से देखा जाए तो एवं मासेन रसः शुक्री भवति स्त्रीणांच आर्तवम, इस सुश्रुत का मतलब ये है कि इसमें जो बीज निर्मिति होती है वो पुरुषों में अलग होती है और स्त्रियों में अलग होती है। और वहां स्त्रियों में बीज निर्मिति के कारण से ऋतुकाल में जो बताया गया है, नारीम तैलेन आशेश्च पित्तल समुपाचरे, तैल माश और पित्तल इन प्रकार का इस्तेमाल होना है, वो बीज निर्मिति के हिसाब से बतलाया गया है। और नरम विशेषात क्षीराज्य मधुरौषध संस्कृत ही, दुग्ध और घृत का इस्तेमाल, मधुरौषध सिद्ध दूध और घृत ये पुरुषों में बतलाया गया है। वो शुक्र बीज स्वरूप शुक्र के बारे में बताया गया है। और ये शायद मैथुन शक्ति बढ़ाने के लिए भी उपयोग में आएगा। लेकिन वास्तव में उसका ज्यादा प्रयोजन बीज रूप शुक्र के लिए है। बाकी जो धातु रूप शुक्र बनता रहेगा, जो बाकी धातुओं के पोषण में भी सहायक रूप इस प्रकार का है, वो दोनों के हिसाब से कॉमन होगा। और इसी हिसाब से स्त्रियों में भी अगर वाजीकरण का इस्तेमाल करना है तो जो द्रव्य बतलाए गए हैं पुरुषों के वाजीकरण के हिसाब से उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा है। ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त नहीं किए हैं। लेकिन बीज के निर्मिति के बारे में भी उसका प्रयोग हो सकता है। खास करके मैंने पुष्पधनवा रस का इस प्रकार से इस्तेमाल किया, इंटीग्रेटेड विचार है। जब ऐसा दिखता है कि ओहम तैयार हुआ है लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, उसका साइज बढ़ता नहीं है और फिर ये पॉलीसिस्टिक ओवरी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें उस समय अगर पुष्पधनवा रस का इस्तेमाल करते हैं, आपात काल में एक एक गोली देते हैं, तो साइज बढ़ने लगता है और रप्चर हो जाता है। ये मैंने काफी मरीजों में देखा है। तो ये तो सरासर स्त्री बीज के निर्माण में भी इस्तेमाल में आ रहा है। और जैसे कि पुष्पधनवा रस पुरुषों में भी वाजीकरण इस प्रकार का काम करेगा या शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए काम करेगा, इसी प्रकार स्त्रियों में भी इस प्रकार से काम होगा। उसने उष्ण शीतवीर्य का ही
अंतर है। स्त्रियों में जो करना है उसमें उष्णवीर्य होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। लेकिन पुरुषों में अगर हम देखेंगे तो रसोन से लेकर कई चीजें ऐसी है कि जो उष्णवीर्य है। अदरक है, शुंठी है, रसोन है, पिपली है, जो कटुरस उष्णवीर्य इस प्रकार के और फिर भी वाजीकरण है या फिर शुक्र को बढ़ावा देने वाली चीज। तो ये इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक तो घृता और क्षीर ये सबसे बेहतर है, और उनसे सिद्ध अगर कटुरस उष्णवीर्य इसका भी है तो भी उससे सिद्ध क्षीर और घृत का प्रयोग शायद बीज निर्मित के लिए ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उष्ण द्रव्यों का भी वहां पे वर्णन है। और वैसे स्त्रियों में तो उष्णवीर्य का ही इस्तेमाल होना है। पित्तल समुपाचरित इस प्रकार का ही साक्षात निर्देश है। तो इससे बीज धातु बनेंगे। और कैंसर जैसे रोगों में जहां पुनर्निर्माण विकृत हो रहा है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड या अगर सीड्स हो जाते हैं, अभी ये संकरित हुआ है, ये भी एक प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ है, ऐसा है। और उसमें जो फैक्टर ऐड करते हैं कि ताकि वो अबीज हो जाए, और फिर कंपनी से हर बरस जो सीड्स है वो परचेस करनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो उस धान्य के शुक्र का ही हनन उसमें हो जाता है, और फिर जो धातु उससे निर्माण होंगे वो विकृत धातु निर्माण होंगे, जिनमें प्राकृत जनन की क्षमता नहीं रहेगी। और ये कैंसर का बड़ा कारण है अभी। जो फिलहाल कैंसर का स्प्रेड पूरे विश्व भर में बहुत तेजी से हुआ है। तंबाकू का जो इस्तेमाल अभी है एक कारण उसका, ये विषमयता उसकी है, और उसके और ओज के या शुक्र के गुण विभिन्न परस्पर से विपरीत है। और तंबाकू का ज्यादा जो है वो सतत कांटेक्ट में रहने से इरिटेशन इस प्रकार का है उसका, और उसमें उष्ण तीक्ष्ण और भाव और विष ये संबंध ज्यादा है। लेकिन तंबाकू का सेवन सैकड़ों वर्षों से चल रहा है, लेकिन कैंसर का तब भी इतना प्रचार नहीं रहा था। तंबाकू और संकरित धान्य और टेंशन्स ये तीनों इकट्ठा आ गए और कैंसर झट से स्प्रेड हो गया। ये अभी ऐसा दिखता है, और उसमें अभी आनुवंशिकता का भी रोल उसमें आ गया इस प्रकार का। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हर धातुओं में एक शुक्र का अंश स्थित है जो उसके पुनर्निर्माण के लिए कारण है। इस शुक्र को बढ़ावा देने के लिए हर धातु में स्थित जो शुक्र है, जैसे हर चीज का अपना अग्नि है ऐसा है, वैसे भी हर धातु का अपना अग्नि है, वो तो हम धात्वग्नि के रूप से लेते हैं। लेकिन उसको जो आहार मिलता है धातु के पोषण के लिए, उससे जो पुनर्निर्माण होता है धातु का, उसमें शुक्र का जैसे अग्नि का रोल है वैसे शुक्र का कुछ रोल है। और ये राजयक्ष्मा के प्रतिलोम क्षय के संप्राप्ति के द्वारा हमें प्रतीत होता है। तो उसी के आधार पर कैंसर में जहां विकृत धातुओं की निर्मित हो रही है, विकृत सेल्स निर्माण हो रहे हैं, उसमें ये शुक्र का रोल रहेगा। और शायद जिस धातु की दृष्टि हुई है उस धातु पाचक के साथ शुक्र शोधन गण का द्रव्य कुछ इस्तेमाल करे, और वो दोषों के हिसाब से त्रिदोष शामक या वातपित्त शामक जैसे लक्षण है उसके अनुसार
उसके सिलेक्शन हो तो वो उस धातु में स्थित विकृत शुक्र को दुरुस्त करेगा और उसके साथ में हीरक भस्म जैसा व्याधि प्रत्यय द्रव्य दे दे तो शायद हम स्पेसिफिक चिकित्सा कर पाएंगे। ये बात मैं परसों दोहरा रहा था और ये ब्रेक थ्रू हो सकता है, मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है कि कैंसर के बारे में हम इससे इस प्रकार से सोच सकेंगे और ये आयुर्वेद का अपना होगा कि दूष्य कौन सा है, ये स्थान कौन सा है इसके ऊपर निर्भर रहेगा। ये एक चीज है। यकृत है तो रक्तवसोतस का उसमें इस्तेमाल होगा इस प्रकार से। कफशोणित मांसानाम साराजुवा प्रजायते, तो टंग में कैंसर है तो रक्त और मांस ये दोनों धातुओं का उसमें विचार होगा। तो इस प्रकार कौन से धातु इन्वॉल्व है ये सोच सकते हैं। प्लीज म्यूट, अपने माइक्रोफोन को बंद करें। कौन से धातुओं का इस इन्वॉल्वमेंट है इन धातुओं का वो देखे और फिर उसके साथ में शुक्र शोधन गण से सिलेक्ट करके द्रव्य उसमें दे दे। उसी की भावना इन सभी की उस द्रव्यों एक यहाँ पे सवाल ऐसा पूछा गया था कि शुक्र शोधन कब इस्तेमाल करना है, शुक्र वर्धन कब इस्तेमाल करना है। ओके, तो इसमें ऐसी चीज है कि शुरू में तो ये शुक्र शोधन वाला ही मामला रहेगा कि विकृत धातु इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में दोषों धातुओं में स्थित जो विकृत दोष है या विकृत शुक्र है जिसके कारण ये निर्माण हो रहा है, उनकी शुद्धि अगर हो जाए तो ये हो सकेगा कि धातु की निर्मित प्रक्रिया सुधरेगी। इसमें एक थोड़ा कैंसर के बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये मॉडर्न मेडिसिन का प्रिंसिपल है और वो सर्जरी केमोथेरेपी रेडिएशन के जरिए वो अपनाता है। लेकिन प्राइमरी स्टेज में ये काम में आता है अगर कारण रिपीट नहीं होते हैं तो। एडवांस स्टेज में ही ज्यादातर कैंसर मालूम पड़ते हैं और इस अवस्था में इस प्रिंसिपल का उपयोग नहीं होता वास्तव में। फिर भी उनके पास दूसरा कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, इसलिए इसी प्रिंसिपल को दोहराते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में
जब डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रकार से करते हैं तो एक दूसरी उससे विषाक्तता बन जाती है, जिसके जरिए इम्यूनिटी और कम कम हो जाती है और कैंसर फिर से दोहराता है। तो हमारे हिसाब में स्वभाव प्रमोवाद जो है चाहे हम मान ले कि विकृत पेशियों का निर्माण हुआ है, कैंसर सेल्स डेवलप हुए हैं, और अगर हम आहार पूरी तरीके से परिवर्तित कर देंगे और केवल देसी गाय का दूध ही दे देंगे तो रसायन जो है, दूध जो रसायन है, तो लाभोपाय शस्तानाम रसादीनाम रसायन तो प्रशस्त धातुओं के निर्माण के लिए रसायन द्रव्य काम करता है। दूध आहार भी है, औषध भी है, रसायन भी है। उस हिसाब से जब केवल दूध पर मरीज को रखते हैं तो प्रशस्त धातु धातु ही निर्माण होंगे, विकृत धातु निर्माण नहीं होंगे, एबनॉर्मल सेल्स निर्माण नहीं होंगे। और हर सेल की अपनी अपनी आयु है, तो एबनॉर्मल सेल भी उतनी आयु के बाद खत्म हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। अगर उसकी जगह कोई प्राकृत सेल, नॉर्मल सेल ले लेता है जो दूध से निर्माण हुआ है, तो डिसीज कम होता जाएगा, रोग कम होता जाएगा और हम कैंसर पर काबू पा सकेंगे। तो ये स्वभाव प्रमवाद के अनुसार हम बता रहे हैं। इसमें सिर्फ आशंका इतनी है कि एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसको अगर बढ़ावा किसी न किसी तरीके से मिलता रहे तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। और खास करके डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, इससे भी उसको बढ़ावा मिलता है। और ऐसी अवस्था से लोगों को बाहर कैसे निकाले, ये बड़ी जटिल समस्या है इसके बारे में। लेकिन मेरे ख्याल में अगर धातुपाचक के साथ शुक्र शोधन गण और उसमें से विशिष्ट द्रव्य जो विशिष्ट दोषों की शुद्धि करने वाला है उसका इस्तेमाल करते हैं तो टारगेटेड एक्शन हमें मिलेगी और फिर उस धातु के सेल में परिवर्तन होगा, निर्माण होना जो है वो शुद्धि होने के कारण एबनॉर्मल सेल्स नहीं पैदा होंगे, नॉर्मल सेल्स पैदा होने लगेंगे और फिर इसको बढ़ावा मिलने के कारण कैंसर पर हम जल्दी काबू कर सकेंगे। और ये सबसे बढ़िया है। अभी इनका जो चल रहा है वो टारगेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रकार का है, सर्जरी केमोथेरेपी रेडिएशन से। लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल से बात बनती नहीं है, ये बहुत जगह देखा है। तो हमारा ये अप्रोच ज्यादा रहेगा और ये ब्रेक थ्रू होगा। इस प्रकार से अगर हम भली भांति इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो ये ब्रेक थ्रू होगा। फिर हमें भी देखना पड़ेगा कि किस धातुओं में विकृति है, इसके सेल्स विकृत निर्माण हो रहे हैं और फिर उनका निश्चय स्रोतदृष्टि लक्षण, स्रोतदृष्टि के कारण और अवयव, इन 3 चीजों पर हम कर सकते हैं। उसमें शुक्र शोधन गण की जोड़ देनी है, तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसे कुछ फॉर्मुलेशंस बनाए जाए, रसपाचक में ही थोड़ा परिवर्तन करके रसपाचक के साथ कुष्ठ है, रसपाचक के साथ कुशीर है, या रसपाचक के साथ इक्षुरक है वगैरह वगैरह, इस प्रकार का कांडेक्षु है या समुद्रफेन है। और फिर इन दोनों के काढ़े की भावना, उसमें कषाय की भावना उसमें दे दे। इसमें 2 चीजें मायवारू ने जो अपने लेख में लिखा है विषमित्र के, तो कषाय पंचक, ज्वर पंचक और कषाय पंचक, वो एक मीमांसा के आधार पर उनका दूसरा कुछ उसमें वक्तव्य है कि 2 धातुओं के पाचकों का जब उन्हें इस्तेमाल करना था और दोनों के द्रव्य
लेकर उन्होंने काढ़ा बनाया और फिर इस्तेमाल किया तो फायदा नहीं हुआ। फिर दोनों के अलग अलग तरीके से काढ़े बनाए कुछ मांसपाचक और अस्थि ऐसा कुछ है। और आधा आने होने पर दोनों इकट्ठा किए और फिर शेष पाचन किया और फिर उसका इस्तेमाल हुआ, उससे फायदा हुआ। इस प्रकार का उनका कहना है इसमें। तो शायद इसी तरीके को अपनाते हुए रसपाचक का काढ़ा और कुष्ठ का काढ़ा दोनों आधा आधा करके फिर दोनों साथ में लेके काढ़ा बनाना उसका। और उसी प्रकार उसके द्रव्य लेके उसकी भावनाएं, इस काढ़े की भावनाएं उन द्रव्यों को देना, उस द्रव्य के साथ हीरक भस्म होना। यानी कि रसपाचक हीरक भस्म एक भाग, रसपाचक एक भाग, 10 भाग। और वो जो रसपाचक बना है उसमें भी ये कुष्ठ और रसपाचक इस प्रकार का योग। और फिर इस सभी को इस प्रकार के क्वाथ की भावना, जो अलग अलग तरीके से क्वाथ बना के हाफ रिड्यूस करके फिर उसको दोनों को मिला के उसकी भावना, और ये एक योग इस प्रकार का हो जाएगा। उसी प्रकार इस उशीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कदम्ब निर्यास का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिठफल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कांडेक्षु का कर सकते हैं। इन सभी के दोषों के ऊपर जो कार्य है उन सभी को ध्यान में ले लेंगे। और फिर मरीज में दोषों की स्थिति कैसी है, वात का प्राधान्य है, वात पित्त का है, पित्त का है, या कफ का प्राधान्य है, या संसर्ग सन्निपात विभिन्न प्रकार के है, उसके अनुसार परमिटेशन कॉम्बिनेशन से योग बनेंगे। अगर हम केवल वात के हिसाब से, संसर्ग के हिसाब से और संधिपात के हिसाब से ऐसे कुछ योग इसमें से बनाते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। और अवयव और दूष्य, कारण और लक्षण, इनके आधार पर निश्चय करेंगे और ये 7 भावनाएं कम से कम देखकर इसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद बात बनेगी और बहुत जल्दी हम कैंसर के ऊपर काबू पा सकेंगे। जब मैं परसों ये पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये विचार बहुत सालों से है कि ये सूत्रशोधन का इसमें इस्तेमाल होना है, लेकिन जब यह सूत्र सामने आया तो ये विचार फिर से उभर आया और अभी उसमें काफी परफेक्शन भी मैंने सोचा है। तो इस प्रकार से होगा। और इसमें आयुर्वेदिक डायग्नोसिस का महत्व ज्यादा है, किस दूष्य में है, दोष कौन से है और फिर किस संयोग का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास अगर ये संयोग होते हैं, रसपाचक कुष्ठ सिद्ध या रसपाचक उशीर सिद्ध इस प्रकार का, तो रसपाचक 1, रसपाचक 2, 3 ऐसा, या फिर कुष्ठ रसपाचक उशीर रसपाचक ऐसे कुछ नाम देके उसमें अगर हम करेंगे तो ये बेहतर होगा। और यही चीज शायद हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में भी सोच सकते हैं। या अभी उसके बारे में भी सवाल पूछा गया था कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और खासकर उसका मेद धातु से संबंध बताया गया है। हाइपोथायराइडिज्म में वृद्धि है मेद धातु के और हाइपर में क्षय है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं और उसमें मानसिक कारणों का संबंध ज्यादा है। तो शुक्र के संबंध से, क्योंकि वृष्य और अवृष्य ये जो कैटेगरीज बतलाई है कारण में, उनका इस्तेमाल करके वृष्य द्रव्यों के साथ मेदपाचक या मांस या
अगर किसी दूसरी धातु की वृद्धि या क्षय है या रक्त के हिसाब से धातुमान क्षय वृद्धि शून्य निमित्त इसके हिसाब से अगर हम स्पेसिफिक कुछ कर पाएंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस में भी फायदा हो सकेगा। और हाल ही की जो समस्या है हाइपोथायराइडिज्म ये हो या फिर ओव्यूलेशन में जो गड़बड़ी हो रही है और पीसीओडी कंप्लेंट्स काफी मात्रा में दिखाई दे रही है, इस प्रकार का विचार हो, पिट्यूटरी के संबंध में कुछ हो तो इन सभी में शुक्र शोधन के बारे में कुछ सोच सकेंगे, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। डायरेक्ट त्याचा रेफरन्स दिलाय, धात्वग्नि मांद्य का इसके क्या संबंध है ऐसा सवाल है, लेकिन तेषां मान्यातितैक्ष्ण्यतः धातु वृद्धि क्षयोद्भव मान्य धात्वग्नि मान्य से धातु की वृद्धि और धात्वग्नि के क्षय के कारण धात्वग्नि की वृद्धि होने के कारण धातु का क्षय, ऐसा जो बतलाया गया है स्वस्थानस्तस्य कायाग्निरंशा धातुषु संस्कृताः तेषां सादातिदीप्तिभ्यां धातु वृद्धि क्षयोद्भवः। तो इस प्रकार के रोगों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस जिसमें है शायद इसका सभी का इस्तेमाल हो सकता है। वैसे शोधनादि गण संग्रह जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें काफी चीजों में मेदो धातु का निर्देश है। वर्णाधिक कफम मेदो मंदाग्नित्वम नियच्छति वगैरह ऐसे बहुत सारे गणों में मेद का संबंध है। और दूसरी जगह ब्रूहणीय वगैरह इस प्रकार के भी ग्रह है, विदार्यादि ब्रूहणो वातरिक इस प्रकार। और ब्रूहण या कर्षण ये मेद धातु के ऊपर ज्यादा निर्भर है। तो रसनिमित्ता है, रसनिमित्तम स्थौल्यंकारषण इसका संबंध क्या है ये भी एक पूछा गया है। तो दिखाई ऐसा देता है कि चिंत्यानाम चाति चिंतनात् रसव स्रोतस की दृष्टि का कारण है। और वैसे रसक्षय हो जाने पर कार्य आ जाएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन चिंत्यानाम चाति चिंतनात् से स्थौल्य भी दिखाई देता है। कार्य तो दिखाई देता ही है, वो तो सीधा साधा, लेकिन स्थौल्य भी दिखाई देता है। तो उसमें मन का समाधान होना, अति चिंता जैसा विषय दूर होना, तो ये मानस भावों का शारीर भावों में परिणत होना, इसमें दो प्रकार दिखाई देते हैं। अमेरिका वगैरह देशों में चिंता है, स्ट्रेस है और उसको रिलीव करने के लिए खा रहे हैं, वो जंक फूड खा रहे हैं या ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं या टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, इस प्रकार से। तो इसमें साक्षात खाना ज्यादा होने के कारण मेद को पुष्टि मिलती है। लेकिन कई मरीज ऐसे भी दिखाई देते हैं जहाँ खाना बिल्कुल ही सीमित है फिर भी स्थौल्य हटता नहीं है, स्थौल्य बना बना रहता है। तो ऐसे लोगों में ये मानस भावों का भी परिवर्तन शारीर भावों में स्थौल्य के रूप में होता है। तो और ये अचिंतया भी होता है, चिंता से भी होता है। चिंता से जो होने वाला है वो ज्यादा विकृत है इस प्रकार। तो ऐसी अवस्था में उसको दूर कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इन सभी में भी शुक्र शोधन गण का इस्तेमाल हो सकता है। वैसे वाताधिकोणोपग्रंथि पूय क्षीण मला वयम बीजा समर्थम रेतोश्रम शुक्र की दृष्टि किस किस प्रकार से हो सकती है ये सूत्र में बतलाया गया है। और फिर उसके लिए उपाय
बताए गए हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं रोगों में शायद इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि मेरा मानना है कि रसायन और वाजीकरण के हैसियत से तो इस्तेमाल में आनी ही है। अपत्य संतानकरम सद्य संप्रशयम, इस कारण के लिए वाजीकरण का उपयोग होना ही है। लेकिन जहां जहां भी शुक्र के संबंध में रोगों से शुक्र का संबंध है, दृष्टि की हैसियत से हो, शुक्र क्षय की हैसियत से हो, तो उन सभी में रसायन और वाजीकरण का भी इस्तेमाल होना है, जो हम अभी ज्यादा मात्रा में कर नहीं रहे हैं, लेकिन करना जरूरी पड़ेगा। और वहां शोधन कब करना है और ब्रूहण कब करना है, ये देखना पड़ेगा। शुरू में तो शोधन करना इस प्रकार का है, और फिर शुद्ध धातु निर्माण होने लगा, फिर आगे उसको ब्रूहण करना है। तो ये प्राकृतिक रूप से धातुओं का निर्माण शुरू होगा, और फिर कैंसर या हार्मोनल इम्बैलेंस इन जैसे ते प्रसन्न वर्णेंद्रियम इंद्रियार्थान इच्छन्तम अव्याहत वेगम वगैरे अशा स्वरूपाचं जे काही वर्णन आलंय शोधनाच्या संफलश्रुतीमध्ये किंवा धातु शुद्धि हुई है, इसका लक्षण क्या है, ऐसा भी सवाल पूछा गया है। तो एक तो सारता के लक्षण जो बतलाए गए हैं धातुओं के, वो दिखाई देंगे, ऐसा कुछ होगा। लक्षण विकृत धातुओं से जो संबद्ध है वो कम हो जाना, ये सबसे पहली अहम चीज है। और फिर उसके बाद में प्राकृतिक रूप से धातुओं की पुष्टि होना, ये आगे आएगा इसके। और इसमें सारता के लक्षण निर्माण होते हैं तो सबसे बेहतरीन धातु बन रहे हैं, इसके बारे में सोच सकेंगे। तो मेरे ख्याल में शुक्र शोधन गण का हम काफी विकारों पे इस्तेमाल कर सकेंगे। इस दृष्टि से अगर इसको देखते हैं तो ये टर्निंग पॉइंट होगा। मेदो वृद्धि में शुक्र शोधन गण का क्या इस्तेमाल करेंगे, ऐसा है। तो स्थौल्य की संप्राप्ति जो बतलाई गई है, मेद एवं उपचीयते न तथा इतरे धातवा। मेद का वायु के ऊपर आवरण आ जाता है तो वो अग्नि को प्रदीप्त करता है, फिर ज्यादा भूख लगती है और ज्यादा खाते हैं, और उसका परिणाम फिर मेद में ही होता है। एक विशेष सर्कल सेट होता है स्थौल्य के बारे में, ऐसा बताया गया। और उसमें मेद की वृद्धि होती रहती है, तो आगे वाले और पीछे वाले दोनों धातुओं का क्षय इसमें आ जाता है। और इसीलिए कुछ व्यवायता वगैरह जैसे शुक्र क्षय के भी लक्षण बताए गए हैं। और रस रक्त के बारे में प्रीणन जीवन, ये कार्य भली भांति नहीं होता। तो अगर हम मानते हैं कि इसमें मेद धातु की वृद्धि होती है, तो मेद धात्वग्नि का उसमें संबंध है। और क्योंकि पुनर्निर्माण शुक्र धातु से संबद्ध है, तो उसमें भी शुक्र के विकृति के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। फिर द्रव्यों का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेदो, हाँ हाँ, मेदोहर जो भी योग है उसमें शुक्र बढ़ाने वाले या शुक्र शुद्धि करने वाले द्रव्यों का इस्तेमाल उसमें भी हो सकता है, ऐसा रहेगा। शायद इस दृष्टि से व्योषकट्वीवरा शीघ्र विडंगाति विशास्तिराः हिंदुसवर चला जाते योगानि ब्रह्मस्तकाः, ये जो पाठ है व्योषादि शक्ति इस प्रकार का। इसमें अगर शुक्र शोधन वाले कोई द्रव्य है क्या, ये एक बार देखेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। नहीं तो इसमें ऐसे द्रव्यों की जोड़ अगर हम देंगे शुक्र शोधन वाले, तो
जो विकृति निर्माण हो रही है वेदो वृद्धि की उसके ऊपर हम काम पा सकते हैं। नहीं नहीं पूर्णवत्ता और की अक्षय वृद्धि लेकिन एक बार मेद बढ़ने लगता है तो बाकी धातुओं की वृद्धि नहीं होती। मेदय वो उपचेतनता इतरे धातवः स्पष्टतया निर्देश और समम औसत प्रमाणस्तु समसंवदनो न रहा, ये आइडियल कंडीशन है कि सम औसत प्रमाण समसंवदन इस प्रकार का आदमी होगा तो न विकार ही अभिभूयते, तो उसका बल अच्छा रहता है और विकार उसको छूते नहीं है इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति पाने के लिए अग्नियों का अच्छा होना, धात्वर्ग्नि से लेकर धात्वर्ग्नि महाभूताग्नि, और वैसे पुनर्निर्माण के हिसाब से शुक्र का कार्य ठीक होना ये जरूरी रहेगा। और हाइब्रिडाइजेशन और केमिकल फर्टिलाइजेशन या फिर पेस्टिसाइड्स और उसमें जो फैक्टर ऐड करते हैं ताकि बीज का हनन हो जाए, ये सभी चीजें डायरेक्टली रिलेट कर रही है, शुक्र का उसमें संबंध है इस बात को। और पुराने जमाने में जो स्थौल्य की संप्राप्ति रहती थी वो संतर्पण से ज्यादा रहती थी। अति संतर्पण होने के कारण स्थौल्य आ गया। अभी अपतर्पण होने के बावजूद भी स्थौल्य दिख रहा है इस प्रकार का, या अपतर्पण होने के बावजूद भी कैंसर जैसे विकृत वृद्धि हो रही है ऐसा दिख रहा है। तो इसमें विकृत शुक्र का रोल देखना पड़ेगा ज्यादा। शोध की एक अलग संप्राप्ति है, शोध के कारण भी वजन बढ़ते हैं ऐसा दिखाई देता है। और मैंने काफी मरीजों को केवल दूध या दूध दुग्धयुक्त पर रखा है और झट से शोध कम हो जाता है। कल ही मरीज था 6 किलो वजन एक हफ्ते में कम हो गया, पूरी सूजन थी शरीर पर, केवल दूध पे रहा, पौना लीटर दूध जा रहा था और सूजन पूरी उतर गई, 6 किलो वजन कम हो गया। लेकिन थोड़ा सा ऐसा है इसमें कि शोध ये सभी प्रकार के वृद्धात्मक विकारों का पहला स्टेप है। अगर हम चरक का त्रिशोत्तीय अध्याय देखें तो गिलायु हो, गलशुंडिका हो या और कोई हो, सभी में शोथ ही आ जाता है कोई, ऐसा बताया गया है। और शोथ में जो दूष्य है पितृत्व कफान वायु, दुष्टो दुष्टान दही बहि सिरा, तो रक्त और सिरा ये प्रधान दूष्य उसमें है। और तंग मांस संशय, आगे त्वचा और मांस का संशय इस प्रकार का है। और जो भी इस प्रकार की गलशुंडिका की वृद्धि होना या गिलाई की वृद्धि होना वगैरह वगैरह जो है, उसकी शुरुआत शोफ से होती है, शोथ से होती है, ऐसा निर्देश है। तो एक प्रकार से बीमार का गमन है। ये थोड़ी अलग सी संप्राप्ति है, दुष्टो दुष्टान बही से रहा करके। लेकिन इसी में आगे चलकर अगर कोई ट्यूमर जैसा निर्माण होता हो तो उसमें विकृत शुक्र का संबंध आ गया। और यही कारण है शायद कि अभी 30-40 वर्षों में कैंसर का ज्यादा फैलाव हुआ है, हार्मोनल इम्बैलेंस के भी केसेस बढ़ रहे हैं। और वो विकृत शुक्र इस प्रकार का निर्माण हो रहा है और धातुओं में विकसित जो शुक्र है वो भी विकृत हो रहा है इसके कारण। और ये स्थौल्य वगैरह इस प्रकार की संप्राप्तियां ज्यादा दिखने लगी है। और वो पहले जमाने में अति संतर्पण से होने वाले से अलग है। वहां हम अपतर्पण करेंगे, लंघन करेंगे, व्यायाम करवाएंगे
तो उस प्रकार का जो स्थौल्य है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह आ गया, वो उसके ऊपर तुरंत काबू पा सकते हैं। लेकिन ये मानसिक अपतर्पण से निर्माण होने वाला स्थौल्य, चिंता वगैरह से, ये काफी मुसीबत का मामला है। अभी तो सुश्रुत पढ़ने का कोई चांस नहीं है नजदीकी में। धातु बाकी सूत्रात काहीच नाही आहे. धातूनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, ये शायद जीवन का जो कार्य है रक्त का, उसका जो जितना आयुष है वो उसको मिलना, ये रक्त के ऊपर निर्भर है। और कोलेक्टर जी एक कहा करते थे कि रजत प्रवर्तन समय से पहले हो रहा है, 1 महीना उसका कालावधि बताया गया, और मानव समझ लेते कि 15 दिन में होता है, 20 दिन में होता है, 22 दिन में होता है। तो इसका मतलब है कि ये परिवर्तन फास्ट हो रहा है। तो इसमें अग्नि और पित्त का कुछ संबंध है, ये एक चीज इसमें रहेगी। और जिस जिस धातु का जितना जीवन होना चाहिए उतना उसको मिल नहीं रहा, और फिर उसके रिप्लेसमेंट के लिए नए धातु बनते जाते हैं, और ये धीरे जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसमें पित्त के हिसाब से परिणमन ज्यादा हो रहा है, इसके हिसाब से, और जीवन धर्म उसका कम है, इसके हिसाब से शतावरी दूध इस प्रकार का इस्तेमाल होगा, तो अर्ली मेंसेस आते हैं, इसमें इसका फायदा होता है भी, होता भी है वास्तव में। और अभी जो ज्यादा समस्या है वो डिलेड मेंसेस की है। तो इसमें ये जो स्त्री बीज बन रहा है वही ठीक तरीके से बन नहीं रहा। और क्यों नहीं बन रहा, एक लेट मैरिजेस ये भी एक कारण है अभी, इसमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि 16 बरस में मैच्योरिटी आ जाती है, 18-20 बरस तक अगर शादी हो जाती है तो ठीक है। लेकिन अभी शादी लड़कियों की भी 25, 30, 35 इस प्रकार से उसकी उम्र बढ़ रही है, तो बीज निर्माण होता रहता है, उसको कुछ आगे फलनिष्पत्ति के लिए चांस नहीं है। तो शरीर भी सोचता है क्या करके बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बनाकर क्या करेंगे। तो प्रोसेस डिले हो जाती है, डिले हो जाने पर शरीर को उसका कुछ फायदा नहीं है, इसके उसके इसको सिस्ट बना देते हैं और रख देते हैं, और ये ऐसा ही चलता है तो मेंसेस ही डिले हो जाते हैं, इस प्रकार का है। तो ये एडेप्टेशन टुवर्ड्स नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, दाह का ये वय जो है बढ़ रहा है इसके हिसाब से, ऐसा मेरा भी कहना है और कुछ गायनेकोलॉजिस्ट का भी इस प्रकार का कहना है। लेकिन ये एक चीज हुई इसके बारे में, विकृत शुक्र ही निर्माण हो रहा है ये संकरित धान्य और पेस्टिसाइड्स वगैरह के हिसाब से, और उसका सीधा परिणाम हार्मोनल इम्बैलेंस में आ रहा है, ये भी दूसरी चीज है। तो हमें फिर से उस इंद्रिय खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा, कि जिसमें नॉर्मल शुक्र निर्माण होगा, और नॉर्मल शुक्र निर्माण होगा तो ये पर्याप्त काल में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर जो साइकिल जो है रेगुलर होगा, या फिर बीज का निर्माण जो है वो भी भली भांति इस प्रकार का हो जाएगा। तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, और शुक्र शोधन गण का महत्व फिर इस सभी में ज्यादा रहेगा। पुराने जमाने में माताति गुणवक ग्रंथि कुय क्षीण मलावयम, इसके बारे में शुक्र शोधन गण का इस्तेमाल तो है ही, लेकिन हम वो भी पद्धत गवा बैठे हैं वास्तव में। अभी हम सीमेन एनालिसिस करवा लेते हैं, मोटिलिटी कम है या फिर संख्या कम है, तो उसके हिसाब से उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ करते हैं, ऐसा है। शुक्र को देखकर कौन किस प्रकार की विकृति है हमारे हिसाब में, और उसके लिए प्रतिबंध के लिए क्या करना है, यह अगर हम भली भांति सोच सकते हैं तो बेहतर रहेगा।
और फिलहाल जो चल रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह इस प्रकार से, उसको तो अलग तरीके से ही देखना पड़ेगा। और शुक्र शोधन का इसमें रोल हो सकेगा, ऐसा थोड़ा सा है। वास्तव में वो खेती में जो परिवर्तन आया है उसको ही बदल देना चाहिए ताकि ये धीरे धीरे सुधरेगा। लेकिन तब तक क्या करें, मरीज तो हमारे पास आते ही रहेंगे, मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं इस प्रकार से। तो इस चीज का जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हुई है या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, इनका असर शुक्र के ऊपर वगैरह इस प्रकार का हो रहा है। और फिर कैंसर जैसे रोग निर्माण हो रहे हैं, स्थौल्य इस प्रकार का हो रहा है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए इसको ब्रेक थ्रू अगर हमें करना है तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये भी पूछा गया था कि मैं सोच रहा था कि ये इस प्रकार से पहले करेंगे तो एक धातु पाचक उसका काढ़ा बना के और ये शुक्र शोधक का एक काढ़ा बना के दोनों को बाद में इकट्ठा करके उसकी भावना ऐसे ही द्रव्य को हीरक के साथ देके जो बनेगा उसको फिर याग भस्म में और डाइल्यूट करते हैं। ये 1 भाग हीरक और 10 भाग इस प्रकार का धातु पाचक और उससे 10 भाग याग भस्म इस प्रकार का अगर इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें चीज ऐसी है कि अग्निहोत्र देसी गाय के घी से और गोबर से करते हैं और देसी घी की आहुतियां इसमें देते हैं। तो उससे जो रक्षा बनेगी उसमें एक पावित्र्य का एक अलग चीज है। गाय हमारे हिसाब से पवित्र है और उसमें 33 कोटि देवताओं का वास है वगैरह। लेकिन शायद ये क्षार का पूर्व रूप होने के कारण कैंसर जैसे रोगों में इसका इस्तेमाल हो सकेगा। और वैसे आमलक के बारे में भी पलाश के क्षार का इस्तेमाल किया गया है। रसायन है वो वहां पे अम्ल धर्म उसमें ज्यादा है, शायद उस अम्ल धर्म को कम करने के लिए क्षार का इस्तेमाल वहां पे है, क्योंकि क्षार भावित आहार इस प्रकार का। पिपली के बारे में भी ऐसा कुछ बतलाया गया है। तो यहाँ भी इस प्रकार के क्षार का इस्तेमाल अगर होता है, अभी रेफरेंस पक्का याद नहीं है कहाँ से आया है, भेषज यज्ञावा ये थे, लेकिन ये किसी ब्राह्मण का ब्राह्मण से आयतरेय ब्राह्मण से कुछ ब्राह्मणों से लिया आया है रेफरेंस जो। तो ये भेषज यज्ञ है। तो उनका इस्तेमाल भी भली भांति इसमें हो सकता है आहुति के रूप में। और फिर ये जो भस्म बनेगा वो याग भस्म के रूप में इस्तेमाल में ला सकेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड Ayurvedic herbs are also some people are manufacturing now. GM crops and now GM herbs. People are supporting it because how can we fulfill the increasing demand? ये तो और ही गलत है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी नहीं होना है। अभी कॉटन आ गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड, और मुझे तो पता लगा है उसके अनुसार अभी पुरानी कपास मिलती ही नहीं है, वो सब परिवर्तित हो गए हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कार्पास है उसका इस्तेमाल अभी हो रहा है। और उसी का पेड़ गायों के लिए खाना बनता है, तो शायद देसी गाय भी है।
तो उसमें ये परिवर्तन होता ही रहेगा उसके शुक्र में। जेनेटिकली मॉडिफाइड एग कहते हैं। उसी प्रकार अगर हर्ब्स भी मॉडिफाई करते हैं तो ये निसर्ग के खिलाफ है और ये बिगाड़ने वाली चीज है। तो सेंद्रिय पद्धति से करना यही बेहतर है। अगर ऐसा हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड तो काफी गंभीर बात है। इसको देखना पड़ेगा। विषय अंतर हो रहा है। भस्म होता है तो क्या होता है, इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। वैसे क्षार कल्पना को समझना जरूरी है। वहां पे विभिन्न वनस्पतियां अलग करके उसको जला देते हैं और फिर जो भस्म बनता है वो पानी में डाल के पानी उसमें से निकाल देते हैं और जो फिर पाउडर बनेगी वो क्षार कहलाएगा। तो ये उष्ण तीक्ष्ण भेदी इस प्रकार के उसमें क्षार में गुण समा जाते हैं। ये अग्नि संस्कार का ही फल है। उसके ऊपर जो अग्नि संस्कार होता है काफी मात्रा में होता है। वो हम किसी चीज को पानी के साथ पकाते हैं, वो एक चीज हुई। इस औषधियों में अगर क्वाथ करना है, घृत करना है वगैरह वगैरह, ये एक चीज है। उसको भर्जन करते हैं, इसमें ज्यादा अग्नि संस्कार है। और भस्म बनाना ये तो साक्षात अग्नि में ही उसको डालना है, इस प्रकार का वो उसको जला देना है वास्तव में। तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो वो अग्नि का प्रकर्ष उसमें आ जाता है और उससे के कारण उष्ण तीक्ष्ण ऐसे गुण बढ़ते हैं। और इसीलिए सीमित मात्रा में ही उसका इस्तेमाल होना है। तो जो इस प्रकार से हीरक भस्म ये संयोग बनेगा कुछ, उसकी मात्रा 60 मिलीग्राम 120 मिलीग्राम ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी है, इससे ज्यादा मात्रा देनी ही नहीं। लेकिन ये स्पेसिफिक होने के कारण टारगेटेड एक्शन उसकी मिलेगी। और इसी प्रकार से शायद हम अदर हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह के बारे में सोच सकेंगे। और ये काफी अच्छा होगा। If JM hubs are coming more after some days, we won't have the original species like what we don't have original cotton now. सही है। तो इसके लिए हमें खुद को प्रयास करने पड़ेंगे प्रिजर्व करने के लिए। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारा काम नहीं है। ये हमारा भी काम है। अभी मैं पीछे पड़ गया हूँ देसी गाय के फार्मिंग में, ताकि कम से कम कैंसर मरीजों के लिए दूध मिले, देसी गाय का दूध मिले। और फिर उसमें गोबर मिलेगा, घी मिलेगा, जिसका हम सीधा इस्तेमाल करेंगे। गोमूत्र भी मिलेगा। यगो जोशी ने एक लेख लिखा था कि उनके एक मरीज ने उनको बताया कि आप गोमूत्र दे रहे हैं और गायों को अभी हार्मोन्स देते हैं। ऑल हार्मोन्स आर सिक्रेटेड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन।
here. The connection was lost in between. So अभी शायद सुन सकते हो. ओके, नाउ वी कैन. तो ये काफी गहरा विषय है और हम केवल तटस्थता से इसको देख नहीं सकेंगे कि मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है. एक तो मैं भी खुद विक्टिम हो रहा हूँ, हमारी अगली पीढ़ियां विक्टिम हो रही है, ये एक चीज है. और इतने सारे मरीज निर्माण हो रहे हैं, उनके हम बारे में हम कैसे सोचेंगे, ये दूसरी चीज है. तो बेहतर है कि हम भी इस मूवमेंट में दाखिल हो जाए, हमारी खुद मूवमेंट शुरू करें, हम खुद सेंद्रिय पद्धति से बना हुआ अनाज वगैरह खाए या ऐसे दूध लेवे. और अपने जो रिश्तेदार है, जो फ्रेंड सर्कल कर रहे हैं, उनमें उन सभी में इसका प्रचार प्रसार करें. जिनके पास खेती है वो खुद इस प्रकार की खेती करना शुरू करें. ये सभी चीजें होगी तो शायद समाज में परिवर्तन आ जाएगा. और फिर इस प्रकार के द्रव्यों का इस्तेमाल करके हम कुछ हद तक इसमें काबू पा सकेंगे. तो मेरे ख्याल में शुक्रापर्यंत संबंध जातो म्हणून अनुशक्ता निर्माण होते. बीजदृष्टीच आहे. नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि आनुवंशिकता किस तरीके से निर्माण होती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था. तो ये दुष्टि दोषों से उत्पन्न हुई धातुओं में स्थित होती है और वो जब शुक्र तक पहुंचती है, शुक्र धातु अग्नि को विकृत करती है, तो फिर आनुवंशिकता का आरंभ हो जाता है. और वैसे आज कैंसर में आनुवंशिकता दिख रही है, तो इसका मतलब ही ये है कि ये शुक्र तक पहुंच ही गया है. तो इस चीज को पूरी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा. और वैसे आनुवंशिक विकारों पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है, याप्य तो उसमें आ जाता है ज्यादा से ज्यादा. लेकिन जब तक शुक्र की शुद्धि की शुरुआत नहीं होगी तो अगले पीढ़ियों का इसका डर और भी रहेगा, कैंसर होने का या हार्मोनल इम्बैलेंस होने का या फिर दूसरी कोई चीजों का. तो ये सबसे अहम बात हुई है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से इस प्रकार के जो परिणाम हो रहे हैं वो सबसे गहन है. What are principles of treating आनुवंशिकता in a व्याधि? How to search the treatment for this? ये शुक्र तक पहुंचा है. ये सामने रखते हुए एक तो पंचकर्म करना है, ये सबसे अहम तरीका है. क्योंकि इसमें जो बताया गया है, स्निग्धम वांतम विरिक्तम च निर्गुणम अनुवासितम योजेत शुक्र दोषार्थम सम्यक उत्तर बस्ती. ये शुक्र दोष के लिए जो बताया गया है वो पंचकर्म का पहले निर्देश है. स्निग्धम वांतम विरिक्तम च निर्गुणम अनुवासितम. और उत्तर बस्ती भी उसमें देने हैं, पुरुषों के बारे में या स्त्रियों के बारे में. और फिर इनमें किन द्रव्यों का इस्तेमाल हो वो भी देखना पड़ेगा. शायद ये शुक्र के बारे में जो शुक्र शोधन गण में जो द्रव्य है वो कहाँ पे किस प्रकार से इस्तेमाल में आ सकते हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा. और फिर पंचकर्म होने के बाद वाजीकरण द्रव्यों का इस्तेमाल हो या रसायन द्रव्यों का इस्तेमाल हो तो प्रशस्त धातु निर्माण होंगे. और प्रशस्त धातु निर्माण होने पर अगर शुक्र प्रशस्त निर्माण होता है तो अपत्य संतानकर होगा और ये आनुवंशिकता जो है वो कम होती जाएगी.
लेकिन ये कम होती जाएगी, एक ही पीढ़ी में आनुवंशिकता पूरी मिट जाएगी, ऐसा नहीं बता सकते। ये जो परिवर्तन आ रहा है या हुआ है खाद्य पदार्थों में, और कुछ पीढ़ियों से, 30-40 वर्षों से, इसके दूरगामी परिणाम रहेंगे। और परिवर्तन होने में भी ऐसे 30-40 वर्ष, 50 वर्ष लग जाएंगे अगर हम इसको धीरे धीरे हटाते हैं और पंचकर्म वगैरह से करते हैं तो तो मेरे ख्याल में अभी एक ही सूत्र के ऊपर काफी बहस की है लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है। और चूंकि मेरा कैंसर ही मेन सब्जेक्ट रहा है प्रैक्टिस का भी, तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। और सोमवार को मैं नहीं हूँ, पुणे हूँ, और वहाँ मेरा कनेक्शन मिलने का चांस बहुत ही कम है तो शायद कोशिश करेंगे, नहीं तो बुधवार meet on next Wednesday. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। म्हणजे एखादा रोग हा तात्पुरता बदलण्याचा वाटतो, पण त्याचे बीजभूत अंश हे टिकूनच असतात ना, ते काढण्यासाठी